हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्रोजेक्ट चार्टर। तो लेट्स स्टार्ट। प्रोजेक्ट चार्टर क्या है? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाई लेवल डॉक्यूमेंट है जो कि हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की अथॉरिटी देता है। तो इसमें हमारा डॉक्यूमेंट में हमारा प्रोजेक्ट का रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन रहेंगे, जैसे हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्रोजेक्ट के, हम ये प्रोजेक्ट क्यों करना चाहते हैं, व्हाट इज द डिलीवरेबल्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट, एंड रिसोर्सेज जो हमारे पास रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। ये इसमें स्कोप डिफाइन होता है, हम किसके लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब हमें स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना इम्पॉर्टेंट है, और फिर हर एक स्टेक होल्डर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, इसको बहुत ही फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, इसको बना के फिर टॉप मैनेजमेंट से इसका सिग्नेचर अथॉरिटी लिया जाता है, जिससे हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है जिससे हमें प्रोजेक्ट की सारी एक्टिविटीज का इंफॉर्मेशन मिलता है, एंड उस डॉक्यूमेंट को लेके हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की हमको अथॉरिटी मिल जाती है। इसमें हमारा प्लान होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो भी मेथड्स होंगे, SDLC होगा, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ये सारी इंफॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट में हो सकती है। फिर आता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, फिर हमारा जो टाइम शेड्यूल है, हाउ वी आर गोइंग टू डू द प्रोजेक्ट, हमारी जो स्टेक होल्डर्स है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस टाइप के रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड है और हम कहाँ से उस रिसोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, और बेसिकली व्हाट आर द मेजर रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट। तो ये सारे इंफॉर्मेशन हमें इस टॉप प्रोजेक्ट चार्टर में होना चाहिए। फिर आता है मेजर्स ऑफ इफेक्टिवनेस। मेजर्स ऑफ इफेक्टिवनेस मतलब हमें देखना है कि हमने जो भी ऑब्जेक्टिव लिखा है वो इफेक्टिव है कि नहीं, हमारा जो गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स है हम वो अचीव कर सकते हैं कि नहीं, या फिर हमने जो भी लिखा है वो हमारा इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव है कि नहीं। तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें देखनी है। पहले हम देखते हैं यूजर सेटिस्फेक्शन विद द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो यूजर सेटिस्फेक्शन को हम असेस कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे पास रिपीट बिजनेस आता है, मतलब कस्टमर हमारे वेबसाइट पे बार बार आ रहा है, प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, तो वो हो गया हमारा रिपीट बिजनेस। एंड नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, अगर हमारे नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कम है, इसका मतलब भी हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो इफेक्टिव है। अब है बिजनेस केस। अब बिजनेस केस क्या होता है? हमें दो चीजें इसमें लिखनी है, एक है बेनिफिट्स और दूसरा कॉस्ट। तो अगर हमारे बेनिफिट्स ज्यादा है कंपेयर टू एक्सपेंसेस कॉस्ट, अब कॉस्ट में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं? कॉस्ट में हमें दोनों इंक्लूड करना है, डेवलपमेंट कॉस्ट एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। मतलब हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, प्लस बिजनेस की मेंटेनेंस, एम्प्लॉय की सैलरी, इलेक्ट्रिक बिल, वाईफाई का बिल, जो भी हमारे बिल्स होते हैं, जो ऑपरेशनल कॉस्ट हो गया, तो ये दोनों को इंक्लूड करके हमें कॉस्ट निकालना है। वैसे ही हमें बेनिफिट्स निकालते वक्त सारे बेनिफिट्स लेने हैं, क्वांटिफाइबल एंड नॉन क्वांटिफाइबल। क्वांटिफाइबल मतलब जिसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉन क्वांटिफाइबल ऐसे बेनिफिट्स हो गए जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये ऐसा हो सकता है कि बाद में हमारे कस्टमर्स और बढ़ जाए बिकॉज दे आर हैप्पी विथ आवर प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें हमें बेनिफिट्स में कैलकुलेट करनी है। और फिर अगर हमारे बेनिफिट्स कॉस्ट से ज़्यादा है, मतलब हमारा जो बिजनेस केस है वो अच्छा बिजनेस केस है और उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। फिर आता है प्रोजेक्ट सक्सेस एंड फेलियर। तो प्रोजेक्ट का सक्सेस या फेलियर आप कैसे डिफाइन करोगे? इसके लिए हमारे पास तीन एंटिटीज है। एक हो गया स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, दैट इज व्हाट आर द डिलीवरेबल्स इन आवर प्रोजेक्ट। दूसरा हो गया टाइम एंड तीसरा हो गया कॉस्ट। अब जैसे ही हमने सपोज अपने प्रोजेक्ट में 5 स्कोप लिखे, तो उसके लिए हमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हमें 6 मंथ लगेंगे और हमारा बजट हो गया से 1 लाख रुपीज। अब हमारा जो टाइम है वो एक्सीड हो रहा है, तो जैसे ही हमारा टाइम एक्सीड होगा वैसे ही हमारा कॉस्ट भी एक्सीड होते जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें इम्प्लॉयज की सैलरी, ऑपरेशनल कॉस्ट हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपना स्कोप, ये जो स्कोप हमने 5 यहाँ पे डिफाइन किए थे, उसे हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो विद इन टाइम एंड विद इन बजट कंप्लीट हो जाए। तो ये एक्चुअली में एक ट्राइंगल है, इसमें हमें तीनों जो एंड पॉइंट्स है, मतलब तीनों जो
पॉइंट्स है उसे हमें मैच करते हुए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। अगर हम टाइम को रिड्यूस करेंगे तो हमारा स्कोप भी कम हो जाएगा और हमारा कॉस्ट भी कम हो जाएगा। अगर हमारा टाइम बढ़ रहा है तो हम स्कोप कम करेंगे ताकि हमारा प्रोजेक्ट टाइम पे एंड विद इन बजट कंप्लीट हो जाए। तो इसे हम बोलते हैं प्रोजेक्ट ट्राइंगल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। उसके अलावा देख सकते हो अदर सक्सेस क्राइटेरिया। अदर सक्सेस क्राइटेरिया मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो टेंजेबल एसेट्स है, या फिर हम वो प्रोजेक्ट करके अगर कुछ नया स्किल सीख रहे हैं, या फिर हमारा नॉलेज इंप्रूव हो रहा है, या फिर हम एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हम सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज हम दूसरे प्रोजेक्ट में यूज कर ले, या फिर हम कस्टमर रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि हमारा जो रिपीट बिजनेस है वो बढ़ जाए, तो हमारा प्रोजेक्ट यूजफुल है। व्हाट इज मैनेजमेंट? अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर आता है। इसके बहुत सारे पॉइंट्स है बट आपको एक एक करके ये याद रखना पड़ेगा। पहला आता है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब डिसाइडिंग व्हाट इज टू बी डन, ये सबसे पहला पॉइंट है। सेकंड आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब अब हमने प्लानिंग कर ली तो उसके हिसाब से हमें चीज़ों को अरेंज करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, चीज़ों को, रिसोर्सेस को सब हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। स्टाफिंग मतलब सिलेक्टिंग द राइट पीपल फॉर द जॉब। देन आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब गिविंग प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस टू द एम्प्लॉय। अगर एक नया एम्प्लॉय कंपनी में ज्वाइन हो गया या फिर एक एम्प्लॉय को हमने अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लिया तो उसे क्या काम करना है वो उसे हमें डायरेक्टली क्लियर इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, तो उसे बोलते हैं डायरेक्टिंग। उसके अलावा आता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मतलब चेकिंग द प्रोग्रेस। अब इम्प्लॉयज को हमने काम तो बता दिया बट टाइम टू टाइम वो कर रहे हैं कि नहीं वो हमें मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा एंटायर प्रोसेस जो है मैनेजमेंट का वो फेल हो जाएगा। फिर आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब कि टेकिंग एक्शंस टू रेमेडी और होल्डअप्स। जहाँ पे भी हम प्रोजेक्ट पे अटक जाए या फिर रिसोर्सेस वर्क नहीं कर रहे या फिर रिसोर्सेस कंपैटिबल नहीं है तो रिसोर्सेस को अपग्रेड करना है या फिर चेंज करना है, स्टाफ की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, ये सब चीज़ों को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर आता है इनोवेटिंग। इनोवेटिंग मतलब कमिंग अप विथ सोल्यूशन व्हेन प्रॉब्लम इमर्ज। तो अगर हमारे पास प्रॉब्लम आ गई तो हमें उसके सोल्यूशंस फाइंड आउट करना है। और लास्ट आता है रिप्रेजेंटिंग कस्टमर और क्लाइंट। मतलब हमें क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करना है और अपना प्रोजेक्ट वहाँ पे एक्सप्लेन करना है, डेवलपर्स को, स्टेक होल्डर्स को अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है। तो ये सारे जो प्रिंसिपल्स है ये हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, ये आपको याद रखना है। पहला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, इनोवेटिंग एंड रिप्रेजेंटिंग। अब ये एक केस स्टडी है, इसके थ्रू हम समझेंगे ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है। तो मैं आपको ये केस स्टडी एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये देखिए, पॉल डगेन is the manager of software development section. On Tuesday at 10 a.m. he and his fellow section heads had a meeting with their group manager about the staffing requirement for the coming year. Paul has already drafted a document bidding for staff. This is based on the work plan for his section for the next year. The document is discussed at the meeting at 2 p.m. Paul has a meeting with his senior staff about an important project his section is undertaking. At 2 p.m., one of the software developer staff has just had an accident and will be in hospital for some time. It is decided that the project can be kept on schedule by transferring another team member from the less urgent work to this project. A temporary replacement is to be brought in to do the less urgent work, but this might take a week or so to arrange. Paul has to phone both personal manager about getting a replacement and the user from whom the less urgent work is being done, explaining why it is likely to be delayed. Identify which of the 8 management responsibilities listed above Paul was responding to at different points during the
D मतलब 10 a.m. What Paul was doing during 10 a.m. So 10 a.m. को पॉल क्या कर रहा था? ही वॉज हैविंग अ मीटिंग विद द ग्रुप मैनेजर अबाउट द स्टाफिंग रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे 8 जो प्रिंसिपल्स है उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट पॉल वाज डूइंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द डे। सो व्हाट पॉल वाज डूइंग एट 10 a.m. he was talking about the staffing requirement, and at 2 p.m. he was having a meeting with the senior staff. So what he was doing, he was trying to represent the project, representing project to client, user, developer and other stakeholders. So at 10 a.m. the answer is staffing. At 2 p.m. Paul was representing, एंड आफ्टर 2 p.m. आफ्टर 2 p.m. क्या हो गया? पॉल को पता चला कि एक स्टाफ है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो एक पर्सन है जो दूसरे काम से हमें निकाल के हमें इस प्रोजेक्ट में रखना पड़ेगा ताकि हम प्रोजेक्ट को टाइम में कंप्लीट कर सके। मतलब द एक्शन टेकन टू रेमेडी होल्ड अप, मतलब इसमें आ गया कंट्रोलिंग। सो आफ्टर 2 p.m. Paul was trying to do controlling. So what is the answer? 10 a.m. को staffing, 2 p.m. को representing, and after 2 p.m. Paul was trying to control the situation. So अगर आप इस तरह की केस स्टडी को समझ के सॉल्व करोगे तो आपको डेफिनेटली ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ carried out before development starts. Which actions to be carried out? पहला है हमको एस्टिमेटिंग। इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज कौन सी होती है बिफोर डेवलपमेंट? हमें पहले क्या करना है? एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मतलब हमें प्रोजेक्ट की कॉस्ट और एफर्ट एस्टिमेशन वो हमें कंप्लीट करना है। एफर्ट एस्टिमेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपने वो मॉडल का नाम तो सुना ही होगा, COCOMO, कोकोमो मॉडल। फिर आता है शेड्यूलिंग, मतलब हमें एक्टिविटीज को कैसे शेड्यूल करना है उसे हमें प्लान बनाना पड़ेगा। फिर आता है स्टाफिंग, मतलब हमें कौन से स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, जावा डेवलपर, .NET डेवलपर, देन एनालिस्ट, टेस्टर, किसकी हमें रिक्वायरमेंट है। फिर हमें आइडेंटिफाई करना है कि रिस्क, विच टाइप ऑफ रिस्क आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट, ये हमें रिस्क मैनेजमेंट करना है। और फिर हमें मिसलेनियस प्लान्स बनाना है। तो ये सारी एक्टिविटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले। प्रोजेक्ट्स आर इंक्रीजिंगली बेस्ड ऑन ईदर टेलरिंग सम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट प्रोडक्ट और रीयूजिंग सर्टेन प्री बिल्ट लाइब्रेरीज। तो ये वाला जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आई होप दिस वीडियो वाज इंटरेस्टिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।